चैप्टर 10 का, जिसका नाम है ट्रेडर्स किंग्स एंड तीर्थयात्री, यानी कि वहाँ के जो ट्रेडर्स किंग्स थे और कुछ तीर्थयात्री जो आए थे उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। अराउंडिंग 1000 BC यानी कि लगभग 1000 ईसा पूर्व, जब दूसरा शहरीकरण उत्तर भारत की विशेषता में विकसित हुआ, जो डेक्कन प्रायद्वीप और दक्षिण भारत के आसपास के क्षेत्र में लोह युग और मेगालिथिक युग दोनों की अपनी परिस्थितियाँ बसावट देखी, जिन्होंने एक मजबूत सभ्यता प्राप्त हुई। यानी कि 1000 BC पूर्व की बात है, जिसमें अनेक प्रकार के, जो दूसरा शहर विकसित हो रहा था तो वहाँ अनेक प्रकार के तीर्थयात्री आए, जिनमें सबसे है संगम युग एज, यानी कि संगम युग। कलयुग से दक्षिण भारत में 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक स्वर्णकाल की जड़ें रखी, जिसे संगम युग के नाम से जाना जाता है। संगम युग एज का जो टाइम पीरियड है वो 300 BC टू 300 AD तक। संगम काल तमिलनाडु की समृद्ध काव्य संस्कृति का चित्रण करता है। संगम युग के दौरान कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण के क्षेत्र में 3 राजवंशों चेरस, चोल और पांड्यों का शासन था। संगम युग के अंदर 3 शासकों ने शासन किया था। इन राज्यों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से पता चलता है। तमिल के रोम, कंबोडिया जैसे सुदूर देशों के साथ अच्छे संपर्क और व्यापारिक संबंध थे। जो तमिल लोगों का जो रोम और कंबोडिया जैसे देशों के साथ में अच्छा व्यापार था। संगम लिटरेचर, संगम साहित्य क्या था? संगम शब्द का अर्थ है सभा, असेंबली। तमिल साहित्य मदुरै के पांड्यान राजाओं के शाही संरक्षण में लगभग 2200 ईयर्स अगो, यानी कि 2200 वर्ष पहले कवियों, वैज्ञानिकों, विद्वानों के 3 साहित्यिक समारोह का खुलासा करता है। माना जाता है कि पहले संगम मदुरै में आयोजित किया जाता है, लेकिन इस संगम का कोई साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। दूसरी विधानसभा में केवल तमिल व्याकरण टोल्काप्पियम बच गया। मदुरै में तीसरी सभा में एक साथ 2000 से अधिक कविताओं का निर्माण किया गया, जिसे संगम साहित्य कहा गया। 2000 से अधिक कविताओं का निर्माण किया गया था, जिसे संगम लिटरेचर यानी कि संगम साहित्य कहा गया। अब अपन बात करते हैं कि दक्षिणी राज्य यानी कि जो साउथ किंगडम्स थे उनका विकास कैसे हुआ। जो साउथ के दक्षिण जो राज्य थे उनके बारे में संगम साहित्य ने तमिलकम क्षेत्र में 3 राज्यों में शासन किया, चेरस, चोल और पांड्या। इन तीनों ने दक्षिण राज्यों में शासन किया था। चेराओं को केरल पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने केरला के प्रमुख भागों का शासन किया। उनकी पूंजी वनजी थी, यानी कि उनकी जो पूंजी थी वो वनजी थी। चोल ने कावेरी डेल्टा पर शासन किया और यहाँ तक कि श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी किया। उनकी पहली राजधानी उरईयर में थी और बाद में तंजौर में स्थानांतरण कर ली गई थी। यानी कि उनकी राजधानी पहले तो उरईयर थी और बाद में तंजौर में स्थानांतरित कर ली गई थी। पांड्या मदुरै के आसपासित केंद्र थे। मदुरै अपनी तीसरी तमिल विधानसभा के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुई, यानी तमिल असेंबली जो तीसरी तमिल विधानसभा के रूप में प्रसिद्ध हुई। फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार किस प्रकार से किया जाता था, तो तमिलकम का सुदूर देशों के साथ में काफ़ी अच्छा व्यापार था। प्लिनी के खतरनाक इतिहास जैसी यूनानियों का पाठ भी इन व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करता है। फॉरेन व्यापारियों के रूप में रोमन और अरेबियंस ने तमिल बाजारों में काफ़ी व्यापार किया था। मिस्र में तमिल व्यापारी उपनिषद उपस्थिति के साथ में ही लाल समुद्री पत्तों में मिट्टी के बर्तन पर तमिल शिलालेखों के रूप में देखे जाते हैं। व्यापार मार्ग उत्तर भारत में तक्षशिला से उज्जैन होते हुए पाटलिपुत्र तक था, जो पाटलिपुत्र बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, पाटलिपुत्र बंदरगाह। तमिल किंगडम यानी कि तमिल जो व्यापार था उपस्थिति के कारण सिलोन, मलाया, जावा, कंबोडिया, सुमात्रा आदि दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्रों के साथ में व्यापार करते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यापार करने के प्रमुख केंद्र थे। अब अपन बात करते हैं
कि दूर देशों से विजेता, यानी कि वहाँ के जो देशों से कैसे विजेता प्राप्त की। उत्तर पश्चिम भारत में मुख्य विजेता सुंगम, इंडो यूनानी, पार्शियन, कृष्ण और शाक्य थे। संगम 185 ईसा पूर्व में आए थे और उन्होंने अंतिम मौर्य भद्रस्थ को हराकर मगध पर कब्जा कर लिया था, जिन्होंने बौद्ध धर्म फैलाया। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और भद्रस्थ को हराकर मगध जो महाजनपद था उस पर उन्होंने शासन कर लिया था। इंडो यूनानी उत्तरी अफगानिस्तान से आए थे और उन्होंने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। पंजाब के ऊपर किन्होंने कब्जा किया, तो इंडो यूनानी अफगानिस्तान से आए थे और पंजाब पर कब्जा कर लिया था। पार्शियन मध्य एशिया से आए थे और गांधारा को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर लिया था। कुषाण उत्तर पश्चिम चीन की खानाबदोश यह चीज जनजाति थी और उन्होंने इंडो यूनानी, पार्शियन और शाक्य को हराया था। और सबसे बड़ा शासक कनिष्क था, यानी कि सबसे बड़ा शासक कनिष्क के रूप में अपना शासन स्थापित किया था। शक्तिपीठ हिंदू कुश पर्वतों से होते हुए आए और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाए। उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। सबसे प्रसिद्ध शाका शासक रहे थे रुद्रादुमान, सबसे इम्पोर्टेंट शासक थे। अब अपन बात करते हैं कि उनका ट्रेड, ये सब जो आके यहाँ पे पंजाब में और उज्जैन में यहाँ पे जो आक्रमण किया था, उनका व्यापार किस प्रकार से था, वो किस दृष्टि से यहाँ पे आए थे। तो उनका मेन जो गोल था वो व्यापार करने का था। इस अवधि के दौरान व्यापार काफ़ी बढ़ा चढ़ा, यानी काफ़ी फला फूला। सभी राज्यों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। इस बीच में कावेरीपट्टनम, सोपारा, कल्याण महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बन गए थे। आयु के दौरान विकास और समृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण सिल्क रूट था, जिन्होंने भारत के मध्य एशिया के रास्ते रोम से जोड़ा और व्यापार करने में उन्होंने आसानी की। कुषाणों को समुद्री मार्ग पर नियंत्रित करने वाले शासकों में से सबसे अच्छा माना जाता था, यानी कि समुद्र के रास्ते जो व्यापार किया जाता था उसमें कुषाण शासकों को काफ़ी सहयोग रहा था। तमिलनाडु के सभी राज्यों में टिबेरियस और नीरो जैसे रोमन सम्राट राजा द्वारा जारी किए गए थे, जिन्हें कई सोने चांदी की सिक्की फूलते करते हुए व्यापार किया था। अब अपन बात करते हैं उनका रिलीजन, यानी उनका धर्म किस प्रकार से कार्य था। भारत में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दो मुख्य धर्म थे, यानी कि हिंदू और बौद्ध दो प्रमुख धर्म थे। बौद्ध धर्म को दो पंथ हीनयान और महायान में बांटा गया था, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बौद्ध धर्म था उसको हीनयान और महायान के दो भागों में बांट दिया गया था। इंडो ग्रीक राजा और कनिष्क कुषाण शासकों ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने में मदद की, यानी कि बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो ग्रीक राजा था, कनिष्क था, कुषाण शासक था, इन सब ने क्या किया, बढ़ावा दिया। बामियान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। जो बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो बामियान है। चीनी तीर्थयात्री बहुत लोकप्रिय थे, जिन्होंने बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों का दौरा किया। इसमें से जियान, जुआंग झां और आई किंग थे। अब भक्ति नामक भगवान की भक्ति पर जोर दिया गया था, यानी कि भक्ति के रूप में भी काफ़ी जोर दिया गया था। मंदिरों और घरों में विशेष स्थानों पर देवी देवताओं को रखा गया था, यानी कि उनकी पूजा की जाती थी। भगवत गीता इस काल में प्रसिद्ध पाठ बन गया था, क्योंकि हिंदुओं के इस पावन ग्रंथ में भक्ति की अवधारणा भी मौजूद है। यह भक्ति थी जिन्होंने कला, मूर्तिकला, कविता, वास्तुकला में सर्वोत्तम अभिव्यक्ति को प्रेरित किया है। भक्ति का पालन करने वाले लोगों ने भगवान या देवी की भक्ति और व्यक्तिगत पूजा का ध्यान किया, न कि विस्तृत बलिदानों के प्रदर्शन पे किया था। तो इस प्रकार से वहाँ के जो ट्रेडर्स किंगडम थे, जैसे संगम युग हुआ, संगम साहित्य हुआ, दक्षिण राज्यों में कैसे उन्होंने विकास किया, उनका विदेशी व्यापार कैसा था और उनका व्यापार कैसा था, और धर्म लास्ट में बौद्ध धर्म को दो भागों में हीनयान और महायान के रूप में बांटा गया था और अनेक राज्यों ने शासन किया था। तो मिलते एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।